नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2025 जिसका एग्जाम आपका 17 मई 2026 को होने वाला है और फॉर्म उसके भरे जा रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने या छात्रों ने फॉर्म नहीं भरे हैं तो कृपया फॉर्म भर लें। फॉर्म भरने से ही केवल काम नहीं चलेगा, फॉर्म भरने के बाद की जो आगे की प्रक्रिया होती है उस पर भी हमें क्या करना होगा, लगना होगा। समय निर्धारित है, सीमित समय है। और यदि कहा जाए क्या सर बहुत समय है, मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल नहीं बहुत समय है। पर यदि आप कहेंगे कि सर क्या इतने समय में हो पाएगा, 100% होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका होगा कि सर क्या आज से हम शुरुआत करें, यदि तो क्या आज से 90 दिन में हमारी तैयारी हो जाएगी, तो 101% हो जाएगी। तो कहा यह जाए कि जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं या इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल उतना ही समय है जितने में एग्जाम निकल सकता है। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप होली खेल सकें इस बीच में, और बाकी के जो अन्य फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह भी कुछ होंगे तो उनको भी निपटा सके, तो आप वो काम नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ आप एग्जाम की अपने फोकस्ड तैयारी कर सकते हैं। तो या जो विद्यार्थी पहले से सोच के रखे थे कि हमको असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी करना है, तो बाकी चीजें कर रहे थे, एक्टिविटीज के साथ तैयारी कर रहे थे, तो अब ये उनके लिए एकदम से अटेंशन वाला टाइम है। यदि आपके अंदर ऊर्जा है तैयारी करने की और आपको लग रहा है कि आप चिंतन कर रहे हो कि मुझे तैयारी करना है, तो अब चिंतन नहीं, अब तैयारी करना आपको शुरू। इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे, इस वीडियो में यदि आप मेरे से बात करोगे तो मोटी मोटी बात हम ये करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो सिलेबस है उसको डिकोड, एक वर्ड यूज किया जाता है डिकोड का मतलब मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि सिलेबस को हम समझने का प्रयास करेंगे कि सिलेबस है क्या, उसको लेकर के हमको तैयारी क्या करनी चाहिए। अब समझने से सिलेबस से मतलब नहीं होता। सिलेबस समझने का मतलब ये वहां यहाँ पे आपका ये होना चाहिए कि पेपर किस प्रकार का आ रहा है, तो इस सिलेबस को हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तरफ आपके सिलेबस होता है, दूसरी तरफ आपके पास एक संस्थान होता है जो आपका क्या लेता है, एग्जाम लेता है, यानी एग्जाम पेपर होता है। आप पढ़ क्यों रहे हो, पेपर देने के लिए पढ़ रहे हो। यहाँ पे कोई भी तैयारी अपने ज्ञान वर्धन के लिए नहीं कर रहा है कि मैं अपने ज्ञान को बहुत बढ़ाना चाहता हूँ या मैं बहुत मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी चाहता हूँ। ऐसा कोई विद्यार्थी मेरी जानकारी में भी नहीं है। आप सीधे सीधे यहाँ पे आप क्या करने आए हो, एग्जाम पेपर निकालने आए हो। तो आपकी मानसिकता एग्जाम को पेपर निकालने की होनी चाहिए। सिलेबस को हम एक छात्र को जो समझना चाहिए कि एग्जाम कैसे निकलेगा मेरा, इस सिलेबस को मुझको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो मैं आपको मोटी मोटी बातें बताऊंगा जो पेपर ओरिएंटेड है। बाकी आप सभी लोग प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको अनुभव उसके मिल जाएंगे। दूसरी बात करेंगे, अब ये एक प्रश्न होता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, दो पेपर होंगे आपके, बाकी आप चीजें जानते हैं नहीं जानते तो इसका हमने एक अलग वीडियो बनाया होगा, तो वहां पे आप देख लेंगे। पेपर फर्स्ट और सेकंड, ये दो पेपरों के बाद आपका एग्जाम ये निकलेगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो प्रतिदिन कितना पढ़ना पड़ेगा, समय, बात किसकी हो रही है, समय की। कितना समय आपको देना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल कैसे तैयार करें, बहुत जनरल सा क्वेश्चन। ठीक, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बात होगी। और दूसरा, कितने में हमारा निकल जाएगा, इस पे हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, इन्हीं मुद्दों पे बात होगी, सिलेबस को समझते हुए उसमें क्या स्ट्रेटजी है। मैं यूनिट बाय यूनिट आपसे स्ट्रेटजी बोलता रहूंगा, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी चीजें जब हम उस सब्जेक्ट को या उस सिलेबस को देखते हैं तो दिमाग में आती हैं। आप सोचे कि सर मैं बैठ करके ज्ञान दे दूं 5 मिनट का या बता दूं, तो देखो वो उसमें भी बहुत कुछ भूल जाएगा। तो हम जब सिलेबस देखते हैं तो हमारे दिमाग में चीजें क्लिक करती जाती है कि हाँ इसको ऐसे पढ़ लें, इसको ऐसे कर लें। ठीक है, तो आप सभी लोग जो भी है, आप केवल सुनेंगे, फिर अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। जो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है उनमें से पहला पेपर जो आपका सामान्य ज्ञान का है, सामान्य ज्ञान में किसका, मध्य प्रदेश विशेष है। इसमें केवल मध्य प्रदेश नहीं है, कुछ भाग ऐसा है जिसमें आपका राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स और कंप्यूटर भी आ जाता है। तो मध्य प्रदेश की जो पहली यूनिट है, देखिए इसमें आपकी टोटल यूनिट कितनी है, 5 है। 5 यूनिट्स में आपके प्रश्न कितने आने हैं, 50 आने हैं। तो ये स्वाभाविक हो जाता है कि हर यूनिट से आपके कितने प्रश्न आएंगे, लगभग आपके 10 प्रश्न आएंगे। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि केवल 10 प्रश्न मात्र पूछे जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 यूनिट है तो 10-10 प्रश्न वो उठाता है। प्रश्नों में ऊपर नीचे 2-3 प्रश्नों का हो सकता है, पर हम मान के चलते हैं अभी तक जो हुआ है। तो पहला जो आपका यहाँ पर विषय है वो है इतिहास का। इतिहास किसका पढ़ना है आपको, मध्य प्रदेश का पढ़ना है। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि नहीं यार, क्या हमें एमपीपीएससी में जैसा पेपर आता है वैसा पेपर पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए, या बिल्कुल बस जनरल जनरल सा इतिहास होगा। क्योंकि इस पेपर को जो है दो तरह के छात्र देते हैं। एक वो देते हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और एक वो छात्र देते हैं जो कि एमपीपीएससी की तैयारी बिल्कुल भी कभी जीवन में नहीं की है।
ठीक है, वो पहली बार इस पेपर को देना चाहते हैं। तो आजकल आयोग के पास दोनों तरह के विद्यार्थी जाते हैं। तो मैं ये बात यहाँ क्लियर कर दूं कि कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ठीक है? किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यदि आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हो या आप नॉन सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो, यानी आप जिन्होंने केवल एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट नहीं हो, पेपर दोनों का सेम आता है। बस अब आपसे कोई ये कहेगा नहीं ये तो मूर्ख बना रहे हैं आपको, ये गलत बोल रहे हैं, ठीक है? कोई धनुर्धारी उद्धाधार बैठा होगा 10-25 साल का एक्सपीरियंस वाला, ठीक है, और वो आपको बोल सकता है कि वो व्यक्ति गलत कहा है। तो देखो भैया मैं ये बोल दूं, सिविल सर्विस के पेपर में जो बाकी के पेपर हो रहे हैं एमपीपीएससी में, उसमें सिर्फ एक चीज का अंतर है। पेपर फर्स्ट की मैं जो बात कर रहा हूँ, अंतर ये है, पेपर फर्स्ट में आपका पूरा ओवरऑल जीके आ जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं वहां। यहाँ आपके पास 50 क्वेश्चंस में उसको सब कुछ देना है, तो पूरा एमपी फोकस्ड पेपर होता है। लेकिन यदि तराजू लेके पेपर सिविल सर्विस के पेपर फर्स्ट के एमपी जीके के क्वेश्चन और इधर के एमपी जीके क्वेश्चन इतिहास के, दोनों इतिहासों को रख लोगे तो एकदम बराबर आएंगे, कहीं का भी तराजू एक पलड़ा भारी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन का स्तर बराबर होता है दोनों प्रश्न पत्रों में, जो पेपर के प्रश्नों का स्तर होता है इक्विवेलेंट होता है, कोई अंतर नहीं होता। इसलिए आपको पेपर फर्स्ट भी उतनी ही क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक? क्योंकि नंबर ऑफ सीट सीमित होती हैं तो कट ऑफ इसका भी कम नहीं जाता है। तो इतिहास में आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ना है, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास पढ़ना है, जिसमें आपका स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के सब कुछ आ जाता है, ठीक है? कुछ जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में भी पढ़ना है। तो मेरा ये कहना है कि जब आप इतिहास को पढ़ें तो इतिहास को प्राचीन इतिहास से बढ़ते हुए जब आधुनिक इतिहास को पढ़े तो उसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पढ़ें, विशेष तौर से उसमें जो व्यक्तित्व वाला पोर्शन है उनको ठीक से करें। आंदोलन के समय से लेकर के अभी तक जितने, यदि आपने मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व तैयार कर लिए तो आपने अपने इतिहास में से 2 प्रश्न अपने सही कर लोगे आप। व्यक्तित्व में सभी प्रकार के व्यक्तित्व आते हैं, हमारे राजनीतिक व्यक्तित्व भी आते हैं, सांस्कृतिक व्यक्तित्व भी आते हैं, जनजातीय व्यक्तित्व भी आते हैं, हमारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व भी आते हैं। ऐतिहासिक व्यक्तित्व में जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं, विक्रमादित्य वगैरह रहे, कालिदास रहे हैं, ठीक है, उनके नवग्रह रहे हैं, वो रहे हैं, ठीक है, लोधी वगैरह भी रहे हैं। तो जो राजे रजवाड़े रहे, इनके बारे में आपको इसमें पढ़ के रखना। तो मेरा ये कहना है कि आप जब इतिहास पढ़ो तो इस पोर्शन को विशेष तौर से कंप्लीट करके रखो कि ये 2 प्रश्न तो आपके आएंगे। फिर आते राजमहल, किले महल, ठीक है, बावड़ियां उवड़ियां, ये जो है इनको कंप्लीट करके रखो, फिर आप इतिहास अपना पढ़ते रहो। प्राचीन इतिहास में ठीक जो भी मिला है, तांबा वगैरह कहीं मिला, किसी की खोपड़ी मिली, कहीं किसी का हाथ पैर मिला, ठीक, कहीं बैल मिला, कहीं गाय मिली, ठीक, जो जहां मिला आपको वो जगह पता होनी चाहिए। फिर मैंने आए अशोक से लेकर के जितने भी व्यक्तित्व ऐतिहासिक रहे आप उनको पढ़ो, फिर हमारे बीच के मध्यकालीन, फिर आधुनिक व्यक्तित्व रहे, सबको पढ़ते हुए ये पोर्शन आप अपना कंप्लीट रखो। आराम से 2 से 3 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। 2 प्रश्न आपके ये आएंगे कि कोई चीज कहीं मिली है, ये महल कहाँ है, ठीक, ये सब चीजें आती हैं। तो इतिहास को आपको इस प्रकार से पढ़ना है, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मध्य प्रदेश का इतिहास। अब बात आती है मध्य प्रदेश की भूगोल की, तो मध्य प्रदेश के भूगोल में आपके सब कुछ इसमें आ जाता है। आपका इसमें वर्षा, तापमान, ठीक है, ये जलवायु मध्य प्रदेश की पढ़ के रखना, जलवायु का एक प्रश्न पक्का आता है। इसके बाद हमारी नदी नहर, पक्का है क्वेश्चन आना नदियों से, ठीक। इसके अलावा आपके जो झील झरने हैं उससे, परियोजनाएं हैं उससे, ये प्रश्न आपके फिक्स हैं। आप कोई भी पेपर उठा करके एमपीपीएससी का देख लो, आपको नदी नहर, जो परियोजनाएं हैं या जलवायु है, यहाँ से प्रश्न आया ही आया मिलेगा। तो ये टॉपिक यदि आपने कंप्लीट कर लिए, पर्वत पठार पठार मैदान, ये आपने कंप्लीट कर लिए, तो आपके यहाँ से 3 प्रश्न कहीं भी नहीं गए। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लो, यहाँ से प्रश्न 101% परियोजनाओं से तो प्रश्न आए ही आए, नदी परियोजनाओं से जुड़े प्रश्न, तापीय विद्युत परियोजनाओं से जुड़े। फिर आता है खनिज वगैरह, आता है कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, कौन से प्लांट कहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एक्स्ट्रा एज है। तो मैं जो 2 पार्ट बता रहा हूँ वो करना ही करना है, बाकी का आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक। फिर आती बात पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की, हमारे मध्य प्रदेश के राजनीतिक की। मध्य प्रदेश के राजनीतिक में वही बात आई, जब आप इतिहास पढ़ोगे तो बहुत कुछ पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपके जो हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, बाकी के भी है, ठीक है, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, विधानसभा हो गई, ठीक, बाकी के हमारे यहाँ के यूनिवर्सिटी कॉलेज हो गए,
फिर पुलिस वुलिस हो गई हमारे यहाँ की, शासन प्रशासन हमारा हो गया, सब कुछ हो गया। इनको सबको आपको करके पढ़ना पड़ेगा, ये तैयार करके रखिए, क्योंकि ये दो पार्ट में है, इकोनॉमिक्स भी है इसी में और राजनीति भी। तो अब आप ये ध्यान देना, मध्य प्रदेश का आने वाला बजट, क्या आने वाला मध्य प्रदेश का बजट, तो कम से कम 2 प्रश्न आपके बजट से जुड़े होंगे, अर्थव्यवस्था वाले। तो ठीक, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी है इसलिए, क्योंकि जैसे ही आपका ये बजट आएगा उसके बाद एमपीपीएससी का पेपर होना, उसके बाद आपका पेपर होना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है बजट के पहले पन्ने के प्रश्न आ जाए, आर्थिक सर्वेक्षण के पहले के पन्ने प्रश्न आ जाए, ठीक है, जो हमेशा आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आ जाए। तो ये अपने अपने किस्मत की बात है, लेकिन आर्थिक सर्वे उसकी क्लास हम एक अलग से लेंगे, ठीक है। जिन्होंने कोर्स लिया उनको तो हम पूरा पढ़ाएंगे, बाकी के क्वेश्चन भी आप कराएंगे, परेशान नहीं होइए, ठीक है। राजनीति से जुड़े हुए, व्यक्तित्व से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, विधानसभा वगैरह से, राज्यपाल से, इन सबसे प्रश्न आते हैं, तो ये पोर्शन आप कंप्लीट करके रखो। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस हो गए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो गए, मध्य प्रदेश के अब तक के मुख्यमंत्री हो गए, हमारे सचिव हो गए, ठीक है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आपको इनको कंप्लीट करके रखना है। बात आती है मध्य प्रदेश की जनजातियों की, ये अपने आप में एक अलग यूनिट है। इसमें यदि आप ट्रिकी तरीके से तैयारी करोगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको प्रॉपर चीजें विधिवत करा दी जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद ये यूनिट ऐसी है कि आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अब आती है लास्ट में करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर पिछले पेपर आप उठा के देख लो, बहुत चुमा चुम क्वेश्चन आते हैं। चुमा चुम क्वेश्चन मतलब ये एमपी के कोई पुरस्कार मिला किसी व्यक्तित्व को, वो क्वेश्चन आपको आना ही आना है। कोई सम्मान वगैरह मिला है, वो क्वेश्चन। तो हमें वो चीजें नहीं छोड़नी जहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं। योजना, परियोजना, मुख्यमंत्री की घोषणा, उद्घाटन समारोह, ठीक है, पुरस्कार, ये क्वेश्चन आने ही आने, यदि हुए हैं इस बीच में घटनाक्रम में तो वो पूछ रहा है, ये मत छोड़ो। मेरे कहना, सब कुछ समेटने के चक्कर में नहीं पड़ो, पहले वो समेटो जो आपके पर पक्का है कि ये हमारे काम आएगा। तो पहले इंसान क्या करता है, उसको समेटता है, ये गड़बड़ नहीं होना, फिर समेटो जितना समेटना है, समय लगे तो। बात समझ में आई? क्योंकि ये पेपर फर्स्ट है, इसमें आपको एनी हाउ 32+ क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। मतलब वैसे करना तो आपको 35+ क्वेश्चन सही चाहिए। फिर आता सूचना संचार प्रौद्योगिकी। देखो भैया ऐसा है, ये यूनिट 2 पार्ट में बची है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी सामान्य अध्ययन पढ़ लो। अब कोई कहे कि सारे क्वेश्चन मेरी ही किताब से आए हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ, जब पेपर हो जाए ना, उस किताब को उठाना, बैठ के उसमें से कुछ क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा ऐसे रहते हैं जो किसी की किताब से नहीं आते। वो क्या करता है, जब अगली बार किताब आती है तो उनको उसमें सम्मिलित कर देता है, फिर बता देता है कि ये देखो हमने सम्मिलित कर दिया। अरे पेपर आने के बाद सम्मिलित किया तो उसका क्या मतलब है? पेपर आने के पहले सम्मिलित करो ना। और जो क्वेश्चन बाकी किताबों में मिल रहे हैं ना, वो सबकी किताबों में मिल रहे हैं। तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी वाले सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, कि भैया इसमें जो सामान्य प्रश्न है वो सभी जगह से मिल जाते हैं, तो जो किताब आपके समझ में आती है वो किताब खरीद लो। बाकी का आप सोचोगे कि जो विशेष प्रश्न 2-3 आ रहे हैं वो किसी के पकड़ में नहीं आ रहे, वो आयोग के पेपर बनाने वाले के मूड पे है। अब मेरे को भी आयोग मूड में दे दे पेपर बनाने का, तो मैं बैठे बैठे रेंडमली कोई क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ जाएगा तो मैं डाल दूंगा। अब उसका क्या सोर्स है? सोर्स तो मेरे पास है, वो दिमाग में आया यार कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, हमने पूछ लिया, ठीक है। तो कुछ प्रश्न हमेशा होते हैं, ऐसे ही जनजातियों से होते हैं। आप लोगों की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या यही है, आप लोग क्या होता है, कंप्यूटर और जनजाति, संचार और जनजाति, ये दो चीजों के पीछे। मैं जितने समय से जानता हूँ मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को, अपने साथियों को भी जानता हूँ, आज तक उनकी जनजाति की किताब फिक्स नहीं हुई, आज तक। और लगभग उनने ना होंगे तो 10-12 सावन देख लिए होंगे आयोग में बैठ के, आज भी उनकी बुक फिक्स नहीं है जनजाति। और आज भी वो निर्धारित नहीं है कि वो प्रश्न वहां से आ जाएगा, फिर इस बार नए क्वेश्चन पूछ लेगा 3 वो, फिर वो अगले साल नई किताब खरीद के लाएंगे। वो किताब वाला क्या करेगा, हम भी यही करेंगे भाई, हम भी अपने कंटेंट में अपडेट कर देंगे, आप फिर भगते चले आओगे। तो मेरा ये कहना है, फालतू किताबों के पीछे नहीं भागो, जिन किताबों से आप अभी तक पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हो उन्हीं से पढ़ो, क्योंकि इसमें आपको 35 प्रश्न आपकी ही किताब के मिलेंगे, 15 प्रश्न किसी के बाप की किताब के नहीं मिलेंगे। किसी के बाप में दम नहीं है कि इस आयोग के इस 50 प्रश्न में से 7 से 8 प्रश्न अपनी किताब में से, मैं बोल रहा हूँ, पेपर लाने के पहले निकाल के दिखा दे, जो किसी की बुक में ना हो। एक बिरले क्वेश्चन आ जाता है, उसके पीछे पूरा बवाल मार काट के रख देते हो। इसलिए आप लोग ठीक समझ रहे हो ना, पूरी छोड़ के आधी के पीछे मत भागो, नहीं तो ना पूरी मिलनी है ना तो आधी मिलनी।
आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं पेपर 2 की तरफ, जो कि किसी की किताब में नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पेपर मेरी किताब से ही आएगा, ठीक है। तो ये मैं बोल दूं, ये पेपर जो है पेपर सेकंड, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बुक से आएगा? ये आपकी बुक से आएगा। इसकी बुक आपको बनानी पड़े। हाँ, कंटेंट आपके पास होना चाहिए, वो आप ले सकते हो, आप गाइडेंस ले सकते हो। आप जो इसका नोट्स या मटेरियल लोगे, जहां से भी लोगे, वो आपको गाइड करेगा, कंटेंट उपलब्ध कराएगा, ठीक है। कंटेंट क्या करेगा? वो आपको उपलब्ध कराएगा। उस उपलब्ध कंटेंट में से पेपर, आप आयोग के पेपर्स को जो देखोगे कि इस प्रकार के एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी मेरा ये कहने का मतलब है, इसमें आपको ये पेपर सेकंड 150 क्वेश्चंस आपके होने हैं। उन 150 क्वेश्चंस में आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, 100% एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। किताब तो मिल जाएगी आपको, नोट्स मिल जाएंगे, लगभग सिलेबस पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, लेकिन आप जब तक आयोग के नेचर को नहीं समझोगे क्वेश्चन पूछने के, आप वहां से समझ ही नहीं पाओगे कि इस बुक से मुझे कंटेंट को पढ़ना कैसे, क्वेश्चंस कौन से आए। जब हमारे दिमाग में क्लैरिटी होती ना कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप जब भी आप बुक पढ़ने बैठोगे, तो स्वाभाविक रूप से आप उस कंटेंट को ग्रिप करना सीख जाओगे कि हाँ, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है। आपकी हेडलाइन मतलब अंडरलाइन जो हाईलाइटर होगा ना, उसी जगह चलेगा। तो ये आता कहाँ से अनुभव? ये आता है कि आयोग के नेचर को आप समझो, उसके पेपर के नेचर को, ठीक है। जैसे मैंने अभी पिछले पेपर फर्स्ट में बताया कि ये क्वेश्चन पूछने जाने हैं, क्योंकि पूछ रहा है, पेपर फर्स्ट हमने देखा है। कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, इसमें भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ कि एग्जाम्पल ये हो गया, चलिए ले लेते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आप दो पार्ट में बांटोगे, एक होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एक बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी का हो गया एक, इंडिया का हो गया, ठीक। मध्य प्रदेश में भी है बार काउंसिल। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या होता है ये बताओ आप। पहली बात, ये इंस्टीट्यूशन डेवलप कब हुआ, ईयर, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुख्यालय आपका, ठीक। इसके वर्तमान कोई अध्यक्ष है तो कौन है, या इसके कार्य क्या है, ठीक। और इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा कोई पावर है इसके पास, या कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ इंस्टीट्यूट्स को मान्यता देता है, ठीक। इसके जो मेंबर होते हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की किसी कमेटी के मेंबर होते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है क्या, कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी है कोई, ठीक। यहाँ पे जो लाइसेंस बनते हैं दोनों जगह, अब सेम यही एमपी का होता है। एमपी का एस्टेब्लिश कब हुआ? एमपी का बार जो प्रेसिडेंट होता है, वो क्या हाई कोर्ट की कमेटी का मेंबर होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कमेटी का मेंबर होता है क्या? जो प्रेसिडेंट होता है वो मेंबर होता है, कि मेंबर में से कोई जाकर के वहां मेंबर बनता है, ठीक। इसके करंट प्रेसिडेंट का नाम एक बार पढ़ सकते हो सकता नहीं पूछे, पर पूछ सकते हो, ठीक है। इनकी जो अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। अब इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी इलेक्शन होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, तो जो डिस्ट्रिक्ट के मेंबर होते हैं वो पूरे एमपी की बार काउंसिल ऑफ एमपी के मेंबर होते हैं क्या? तो अब आपको ये बेसिक चीज क्या होनी चाहिए, इसकी क्लियर होनी चाहिए। इस्टेब्लिश कब हुआ दोनों संस्थानों के, ठीक। मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अब ऐसे आप नर्सिंग काउंसिल के जाओगे, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया संवैधानिक है कि वैधानिक है कि संवैधिक है, इसके में अध्यक्ष का एक बार नाम आपको नहीं याद करना, इतने सारे इंस्टीट्यूट है, सबका नहीं कर सकते, लेकिन मेन मेन का करना पड़ेगा, ठीक। मुख्यालय कहाँ पे है, नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देता है, सिलेबस डिसाइड करता है, ये किस विभाग के अंतर, सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये बेसिक चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको पावर है इसके पास, जो जैसे आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, यूजीसी हो गया। अब आप यूजीसी पढ़ोगे तो केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग थोड़ी पढ़ोगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एक जो क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल है उसका, मध्य क्षेत्र का, तो भोपाल मध्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? कल को आयोग आपसे पूछ लेगा कि मध्य क्षेत्र कार्यालय के यूजीसी के जो मध्य क्षेत्रीय कार्यालय है, उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य सम्मिलित है, ये पूछ लिया। निम्न में से कौन कौन से राज्य सम्मिलित नहीं है, 3 दे दिया, एक एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। तब आप क्या करोगे, पता चला उसमें गुजरात घुसेड़ दिया, आपके दिमाग में हाँ यार गुजरात भी तो होगा, पता चल रहा है गुजरात तो पश्चिमी का है। तो हमें जब इस टॉपिक को पढ़ना है,
तो थ्योरी तो आप पूरी पढ़ोगे, लेकिन मैंने जो बताया वो कंक्रीट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने हैं। ये चीज हमारी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या करोगे, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित इकाइयां, राष्ट्रीय उच्चतर रूसा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, एशियन बैंक डेवलपमेंट, विश्व बैंक। अब एडीबी ये जो दिए हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह दिए हैं, का मुख्यालय, कितने मेंबर देश हैं इसके, कब स्टेब्लिश हुआ, मध्य प्रदेश के साथ इसकी साथ कोई योजनाएं चल रही वो पढ़ लेनी है आपको, ठीक है, जिनमें वो पैसा लगा रहा है। तो ऐसे करके ये जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, इन इंस्टीट्यूशंस में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हमने आपको बताया, यूनिट 1 की बात हो रही। फिर अब आता है उत्तरदायित्व, नियंत्रण, अवधारणा, प्रशासन, विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक नियंत्रण, स्थानीय प्रशासन से संबंध। यानी यहाँ पर आपस में जो प्रशासनिक संबंध होते हैं उनके बारे में यहाँ बात हो रही है, वो आपको करके रखना है। ठीक है, जन सहभागिता, सूचना का अधिकार अधिनियम। अब आपको इसमें क्या है, जन भागीदारी भी है इसमें, ये आपको पढ़ने है कि ये शुरुआत कब से हुई। जन भागीदारी समिति है तो कितनी समितियां होती हैं, कौन कौन मेंबर होता है, विधायक सांसद उसके मेंबर होते हैं कि नहीं होते हैं, सामान्य व्यक्ति भी उसका मेंबर होता है, मेंबर बनने वाला कितने रुपए की राशि दान करता है तो उसको मेंबर बनाया जाता है, समाज सेवा वगैरह वाला कोई बंदा है तो। प्रिंसिपल उसके कौन होते हैं, अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, ये सब चीज, उनको पावर क्या होती है, मेन चीज आपको पढ़ के रखनी है। ठीक है, इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम, सारे अधिकार अधिनियम नहीं पढ़ने, लेकिन आपको ये देख के रखना है कब लागू हुआ। ठीक है, उच्च शिक्षा में इसका लोकपाल कौन नियुक्त करता है, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना अधिकारी किस कौन नियुक्त होता है, किस स्तर का अधिकारी होता है। ठीक है, इसके बाद कितने दिवस के अंदर आपको कागज देने होते हैं, कितने रुपए तक के कागज आप देते हो, उससे रुपए के ऊपर की जो खर्चे आते हैं उसको कौन वहन करता है, कितने दिवस के अंदर जवाब देना होता है। उसमें लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, L1, L2, L3, L4 होते हैं। सक्षम अधिकारी कौन होता है उसको हटाने का या उसको सही करवाने का, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद आपका आता है ये जन शिकायत निवारण अधिनियम। भाई आप ठीक है, लोकपाल, सीएम हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन का नंबर याद करके रखना कितना, 181 है। ठीक, कब शुरुआत हुई इसकी, इसका जो सीएम हेल्पलाइन का अलावा भी अन्य शिकायत निवारण यंत्र हमारे यहाँ चल रहे हैं। आप शिकायतें कर, जन शिकायत, जहाँ पे आप जनता शिकायत कर सकती है। ठीक है, वो आपको देख रखना। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, कितने दिवस के अंदर कौन सा सर्टिफिकेट बनेगा। अब आपको पूरे प्रदेश के सर्टिफिकेट नहीं रटने हैं। हायर एजुकेशन में कोई लड़का बोल रहा है मेरे को डिग्री चाहिए, तो कितने दिन के अंदर उसकी डिग्री उपलब्ध कराई जाएगी, क्या प्रक्रिया है उसकी आपको पता होनी चाहिए। 1 दिवस के अंदर डिग्री भी मिल जाती है यूनिवर्सिटियों में। ठीक है, कोई भी वो सेवा है इसकी उच्चतर विभाग की प्लस इस राज्य की, तो कौन स्तर पे कितने दिवस, कितनी सेवाएं इसके अंतर्गत है वर्तमान में। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 56 प्रकार की है, कितने प्रकार की है। ठीक है, कितने दिन में किसका निवारण होता है, सारी 24 घंटे में नहीं होती, कुछ 15 दिन में होती है, कुछ 5 दिन में होती है। सबका निवारण का एक नियम है, 30 दिवस के अंदर होती है। तो उनमें कौन कौन सी शिकायतें आती हैं, विभाग कौन से हैं, सबको आपको ये क्या करके रखना है, पढ़ के रखना है। ठीक, अब आता है इसके बाद इकाई 3 आती है आपकी शैक्षणिक प्रशासन। ये जो है आपका, ये माई बाप है इस पूरे आपके पेपर 2 का, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। ठीक, उसके बाद उनके अधिनियम, परिनियम, विनियम, विद्यम, विशेषता, महाविद्यालय नियुक्ति आदेश, सोच, सब ये अलग दिया है। बात हो रही है किसकी, 1973 एक्ट की। एमपी का जो यूनिवर्सिटी एक्ट है 1973, इसको आपको घोट के रखना पड़ेगा। यदि आप ये नहीं पढ़ रहे हो तो ये पेपर आपका नहीं निकलेगा, एग्जाम देने मत जाना, क्योंकि इसमें जो पैसा लगा दिए फॉर्म में, अच्छी बात है। यदि ये एक्ट नहीं याद हो रहा, जैसे कुछ लोगों को समस्या होती है, कुछ लोगों को हमारे यहाँ कॉल आएगी, सर वो 1973 एक्ट कैसे पढ़े, याद नहीं होता है। हालांकि मैं मेंटरशिप में बताऊंगा कैसे पढ़ना है, पर आप लोगों को बता दूं कि यदि ये एक्ट तैयार नहीं हो पा रहा है ना, तो भैया मेरे 500 पेपर में फॉर्म भरने में जिनने बर्बाद कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, वो नहीं लौटेगा। आगे का जो पेपर देने जाओगे, सुबह शाम खाना वाना खाओगे, रुकोगे, वहां किराया लगाओगे आने जाने में, क्योंकि पेपर हो सकता है दूसरे जिले में आपको चिपका दे, तो वो पैसा मत बर्बाद करो, घर में बैठो आराम से, आप समय भी मत बर्बाद करो। क्योंकि आपके इस एक्ट से ही लगभग क्वेश्चंस आपके आने हैं। बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, पूरा विश्वविद्यालय नहीं, आप भी इसी एक्ट के दम पे ही चलोगे आगे चल के। ठीक है, तो ये एक्ट महत्वपूर्ण हो जाता है, इससे ही प्रश्न बनते हैं। ये एक्ट आपको पूरा एक लाइन टू लाइन घोटना पड़ेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जब बात आती है एक्ट की, तो देखो एक्ट एज इट इज याद होना चाहिए। मैं आपको एक सरल भाषा में समझा सकता हूँ, लेकिन प्रश्न आपका उसी भाषा में आएगा जिस भाषा में एक्ट है, विधिक लैंग्वेज में। तो आपको वो लैंग्वेज याद होनी चाहिए। अब उसका तरीका क्या है कि भैया आप हिंदी और इंग्लिश अगल बगल रखो। हिंदी वाले थोड़ा सा कुछ टर्म्स आप इंग्लिश के देख लो, नहीं समझ, सबकी हिंदी उतनी अच्छी भी नहीं होती, भले हिंदी से देते हैं। विधिक लैंग्वेज सबकी अच्छी, वो विधिक लैंग्वेज है, कानूनी भाषा, तो कानूनी भाषा सबके पल्ले नहीं पड़ती। ठीक है, हिंदी वाला भी नहीं समझ पाता है।
तो वो विशेषज्ञ होते हैं, उनको समझ में आती है, विशेषज्ञों की लैंग्वेज है वो। तो आप थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म्स उसके देख लो, बहुत ईजी हो जाती है। कई बार इंग्लिश के टर्म्स बहुत हमारी जनरल लैंग्वेज के होते हैं, हमें पता चल जाता है अच्छा ये था। तो आपको ये एक्ट घोट के रखना पड़ेगा। इकाई 3 15 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट से डायरेक्ट आ जाएंगे, आगे भी आएंगे। ठीक है, बात हो गई मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा का प्रशासन की। ठीक, अब आपका यूजीसी हो गया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद हो गया, एआईसीटी हो गया आपका, ठीक है, नैक हो गया आपका, ठीक, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन यूनिसेफ हो गया आपका, विश्व बैंक हो गया, एडीबी हो गया, एमपी काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये सारे दिए गए हैं इंस्टीट्यूशन, और ये इंस्टीट्यूशंस ये कहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन के साथ क्या संबंध है, ये बताओ। तो जनरल सी बात है कि यदि यूजीसी है तो यूजीसी का एमपी हायर एजुकेशन के साथ क्या संबंध। स्वाभाविक रूप से कि एक विश्वविद्यालय यदि कौन खोलना चाहता है, मध्य प्रदेश शासन चाहता है कि मैं एक विश्वविद्यालय नया खोलूं, गठित करूं या चालू करूं, तो सबसे पहले उसको किसी महाविद्यालय में जो यूजीसी की गाइडलाइन दी गई है, उन गाइडलाइनों के अंतर्गत उस महाविद्यालय में वो व्यवस्थाएं करवानी पड़ेगी, बेसिक। उसके बाद वो जो एक प्रारूप तैयार करेगा उसको मंगवाएगा अपने पास, जो अनुदान आयोग है बैठ उसके पास मंगाएगा, यूजीसी को रिकमेंड करेगा, सरकार भेजेगी। जब वो सारी चीजें फॉलो, तो विधानसभा में ला करके कानून के माध्यम से उसको एस्टेब्लिश कर देगा। यूजीसी देखेगा आकर के, बीच बीच में नैक को भेजेगा कि जा देख के आओ भैया वहाँ पे लाइट वाइट जल रही कि नहीं जल रही, क्लास में अंधेरे में बच्चे तो बैठ के नहीं पढ़ रहे, पता चला यहाँ आए यहाँ पीने का पानी नहीं है। नैक आएगा, आपको ग्रेड 4 स्तर का दे के चला जाएगा, पता चला तलवार लटक जाएगी कि मान्यता रद्द की जाए। ठीक है, जो सिलेबस दिए गए उस सिलेबस आपके उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो कुल मिला के यूजीसी की निगरानी में ही मध्य प्रदेश शासन किसी विश्वविद्यालय, किसी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की स्थिति में आती है। ठीक है, तो ये चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे आपको कि कहाँ पे राज्य सरकार का काम है, कहाँ पे केंद्र का काम है। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी को मान्यता केवल मध्य प्रदेश शासन चाहे ले कि हम अकेले अपने दम पे चला लेंगे, यूजीसी ग्रांट जारी करता है किसी यूनिवर्सिटी को, तो ग्रांट ऐसे नहीं दे देगा किसी को पैसे उधारी में, कुछ जिम्मेदारी होंगी देगा तभी ना देगा, और ये देखेगा कि वो जिम्मेदारी निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। तो उन जिम्मेदारियों को ही आपको समझना। बहुत सारी योजनाएं हैं जो यूनिसेफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक के नाम से चल रही हैं। ठीक है, उन योजनाओं में कौन कौन से काम करने हैं, तब फंड मिलेंगे, यही सब चीजें पढ़नी है। ठीक है, और हमारे यहाँ जितने भी टेक्निकल कॉलेज चल रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, ठीक है, इन सब की जो क्या कहते हैं मान्यता कैसे मिलती है, इनके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, आपको इन सभी जगहों के क्षेत्रीय कार्यालय भी देखने पड़ेंगे कि क्षेत्रीय कार्यालय वर्तमान में इनके कहाँ है। ठीक है, लगभग लोगों के आस सबके भोपाल ही है, दिल्ली में है, कुछ एक आध दो बेंगलोर में है, किसी का गुजरात में है, दो चार छह हैं, बाकी सबका कॉमन है। हाँ, तारीख इस्टेब्लिशमेंट की आपको याद करनी, उसमें कोई तोड़ नहीं हो सकता। अब बात आती है विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था। अब इसमें से ये जो है ये सारी समितियां, मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले कहा था 1973 एक्ट, नोट लो, ये पूरा का पूरा सिलेबस उसी एक्ट का है। जितनी भी परिषद है आपकी, विद्या परिषद है, कार्य परिषद है, समन्वय समिति है, महासभा है, ईसी साधारण परिषद, ईसी की बैठक होती है विश्वविद्यालय की, 5 करोड़ से ऊपर का बजट होता है तो ईसी की बैठक बुलाई जाती है, डायरेक्ट रजिस्ट्रार पास नहीं कर सकता उसको, ईसी की बैठक में ही होता है। 4,99,99,999 का रजिस्ट्रार पास कर लेता। अभी एक मजेदार बात है, आप बोलोगे सर 4,99,99,999 का बजट रजिस्ट्रार पास कर सकता है, लेकिन जैसे ही 5 करोड़ होंगे इसी की बैठक बुलानी पड़ेगी। अब ये देखो आप, अरविंद केजरीवाल जी का नाम आया था, उन्होंने पूरे घर को जो, वो अलग बात है, मैं राजनीतिक में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं 99 के आंकड़े की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जितने भी अपने घर में काम लगाया था उसमें उन्होंने ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, उस टाइम जो चेक लगाए थे सब के सब चेक 49 लाख के थे, 50 लाख के नहीं, सब 49 लाख के थे। क्यों थे? क्योंकि 49 लाख तक का बिल उनका जो सीएस था वो पास कर सकता था, उसके ऊपर का बिल उनको वहां भेजना पड़ा। तो 49 लाख के खूब सारे बिल पास कराए थे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि किसी भी अधिकारी की कहाँ तक की उसको क्या दी गई है, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही क्वेश्चन में आ जाता है कि रजिस्ट्रार कितने लाख तक के बिल पास कर सकते हैं। यदि इतने लाख का बिल है तो रजिस्ट्रार को पास करने के लिए क्या करना पड़े, ये एक्ट आपको सब कुछ बताता है कि ये इतनी समितियां, समिति के मेंबर कौन से होंगे, समिति के मेंबर कौन कौन होंगे। कुछ में विधायक सांसद भी होते हैं, जनप्रतिनिधि भी होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, कुछ में रजिस्ट्रार साहब होते हैं, कुछ में रजिस्ट्रार साहब नहीं होते हैं, कुछ की अध्यक्षता कुलपति करते हैं, कुछ की रजिस्ट्रार साहब करते हैं।
ठीक है, तो यही इन समितियों में आपको समझना, कुछ में पूरे विश्वविद्यालय के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष भी होते हैं। वो कौन सी समिति होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर काउंटिंग में नहीं होते, लेकिन सभी विभागों के विभागाध्यक्ष भी होते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में 17 विभाग है, 17 अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो ये आपको देख के रखनी। वित्तीय प्रबंधन की बात आती है, तो वित्तीय प्रबंधन में आएंगे, हर विश्वविद्यालय का एक बजट होता है, समय चल रहा है उसका बजट निर्माण का, यूनिवर्सिटियों में बजट बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी का अपना बजट होता है, वो बजट पास कराते हैं इसी की कमेटी में बैठ करके। सरकार अनुदान देती है, उस अनुदान के बाद वो बेचते हैं बन करके, हमें इतने पैसे की जरूरत है। वित्तीय प्रबंधन होता है, किस प्रकार से चलता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंशियल कंट्रोलर बैठता है एक यूनिवर्सिटी में। ठीक, तो अब वो किस प्रकार से बजट को वो पास कराएगा, किस प्रकार से जो फाइलें होती हैं फाइनेंस की चलती हैं, फिर ऑडिट में जाती हैं, फिर ऑडिट से पास होने के बाद वापस रजिस्ट्रार और कुलपति के पास आती हैं, फिर उनको सैंक्शन होता है, सैंक्शन होने के बाद वापस किसके पास जाती हैं, वो वापस ऑडिट के पास जाती हैं, वहां से फिर चेक जारी होता है। तो पावर्स यहाँ पे आपको पता चलती है कि किसके पास कौन सी एक पावर होती है। तो वित्त का किस प्रकार से आप अनुदान की डिमांड करते हो कि भाई हमको विश्वविद्यालय में फलानी चीज करनी है, तो हमको इतने राशि की आवश्यकता है, तो उस राशि की लिमिट है कि इतने तक की राशि रजिस्ट्रार करेगा, इतने राशि तक के लिए उसको उस कमेटी के पास जाना पड़ेगा, अनुदान की डिमांड होती है जो। ठीक है, तो ऋण लेना है तो किस प्रकार से लेना, वार्षिक प्रतिवेदन किसको देना है, वार्षिक प्रतिवेदन पास होता है, किस कहाँ पे रखना है, किस समिति के में वार्षिक प्रतिवेदन रखना है, फिर सरकार को भेजना है, फिर सरकार उसको विधानसभा में रखती है कि नहीं रखती है, कि राज्यपाल को भेजती है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। लोक लेखा समिति बैठती है, ठीक है, ऑडिट। इसके बाद स्वामित्व वित्त पोषण, इन आप किस कौन कौन से चीजों के लिए यूनिवर्सिटी अपने फंड से पैसा उठाती है, कहाँ पे केंद्र सरकार देती है, कहाँ पे यूजीसी देती है, 3 फंड उसके पास होते हैं, कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी मिलते हैं। इस प्रकार से आपका जो एक एक नियम और है जो आपको ध्यान देना है, मध्य प्रदेश भंडारण सेवा उपार्जन अधिनियम 2015, ये 2022 भी हो गया है। ठीक है, कुछ नियम इसमें अपडेट हुए हैं कि कितने तक की राशि में क्या कैसे पास होगी, कितने तक का आप यदि खर्चा कर रहे हो, वहन कर रहे हो, तो कर सकते हो, डायरेक्ट आपको ऑथराइज्ड हो, इसके बाद कौन ऑथराइज्ड, यही सब है उसमें। ठीक, और आपको परचेजिंग कहाँ से करनी है ये भी इसमें डिसाइड है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको इकाई 6 तक पढ़ के रखनी है। इकाई 7 में आपका ये पूरा का पूरा यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, शिक्षण अभिक्षमता है, प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, क्योंकि आप जो जिस कार्य से जुड़े हो, शोध वगैरह, शोध किस प्रकार से किए जाते हैं, कौन कौन से शोध के स्वभाव कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, डाटा का किस प्रकार से लिया जाता है, डाटा की आपको शुद्धता कैसे रखनी है, ये सब चीजें इसमें रहती हैं। ये एक पूरी यूजीसी नेट 1 का पेपर है, वो आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इकाई 8 है आपकी नेप 2020। नेप 2020 में जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे, तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया है कि कई योजनाएं चलाई हैं, कई नई समितियां बनाई हैं, एग्जाम के पैटर्न चेंज किए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे आएंगे नेप 2020, क्योंकि पूरी जो यूनिट है ये नेप 2020 से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड नेप 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूरी की पूरी आपको पढ़ के रखनी है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से उन्होंने नवाचार किए हैं, और जो हमारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज का स्वरूप क्या बदला है। ठीक है, अप्लाइड स्टडी को जैसे लाया गया है, मूल्यांकन की विधियां चेंज की गई हैं, वो चीजें देखनी है। ठीक है, मूल्य आधारित शिक्षा वही है, अप्लाइड स्टडी है, तो कौन सा सब्जेक्ट कंपलसरी है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखनी है, सरकार की जो नीतियां हैं। जब आप नेप 2020 पढ़ेंगे तो एकदम कंक्रीट चीजें पढ़नी है, बाकी के ज्ञानवर्धक चीजें लिखी है उसको हमें क्या करना है, स्किप कर देना है। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद आपकी जो अगली यूनिट है वो है आपकी यूनिट 9, मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा नियामक आयोग, मध्य प्रदेश प्रवेश शुल्क विनियामक समिति, निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो मान्यता मिलती है वो निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग से मिलती है। पहले इसके डायरेक्टर भरत शरण सिंह थे, अब वो नहीं है। मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अब इनमें से जितने आयोग हैं, इनमें से कई आयोग आपके पेपर फर्स्ट में है। अब इन आयोगों में से क्या क्वेश्चन पूछेगा, इनका मुख्यालय क्या, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके मेंबर कितने होते हैं, किस कुछ आयोग ऐसे जिनमें महिला मेंबर कंपलसरी है, कुछ में नहीं है कंपलसरी। महिला आयोग में तो रहेगी महिला मेंबर, पर बाकी के पुरुष आयोग भी है कुछ इसमें से। पुरुष आयोग नहीं मतलब कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, पर उनमें महिला कंपलसरी, पुरुष हो या ना हो लेकिन महिला होनी चाहिए। कुछ आयोग इसमें ऐसे भी है। तो ठीक, इनकी पावर क्या है, क्या ये किसी को सजा वजा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, सजा के लिए रिकमेंड कर सकते हैं,
तो ये सब चीजें आपको देख करके रखनी है। तो यहाँ पे आपका पेपर 2 क्या होगा, कंप्लीट होगा। पेपर 2 के लिए अब आप मेरे से पूछोगे कि सर लास्ट यूनिट में आपको देखो गद्य पद्य आएगा, इसको अलग से कहीं नहीं पढ़ना, सीधे पेपर में ही पाला पड़ेगा। ये एक ये इसलिए दिया जाता है कि आप इसमें ज्यादा समय दो तो आपका पीछे का पेपर छूट जाए। बार बार पढ़ोगे फिर आंसर खोजोगे, बार बार पढ़ोगे फिर आंसर खोजोगे, तो एक तरह से ये आपका टाइम टेकिंग होता है। तो इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो जिससे आपकी आंसर खोजने की प्रवृत्ति तेज हो जाए। ठीक है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तेजी से काम करे। निगेटिव मार्किंग है तो ये प्लस पॉइंट भी है आपके लिए कि यहाँ से आपके आंसर कॉन्फिडेंस में रहोगे कि मेरे सही होंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे कि अब देखो ऐसा है कि अब हमें पेपर निकालना है। मैंने बताया कि इस सिलेबस में आपको फोकस कहाँ करना है। कंटेंट आपको मिल जाएगा, कंटेंट हमारे यहाँ भी उपलब्ध है, हम भी अभी ई बुक जारी कर रहे हैं, फिर हम प्रिंटेड नोट्स भेजेंगे। ठीक है, अभी ई बुक हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। देखो भाई, मार्केट में किताबें उपलब्ध हो चुकी हैं, लोगों की छप छुपा के आ गई है। 15 दिन पहले आपका सिलेबस आया है। 15 दिन के अंदर कोई व्यक्ति यदि सिलेबस भी तैयार कर ले रहा है और प्रूफ रीडिंग भी करा लिया, फिर इसके बाद उसको ले जा करके छपवा भी दिया, मार्केट में किताबें भी पहुंचा दिया 15 दिन में, ऐसी जादुई शक्ति हमारे पास नहीं है। हमारी सीमित टीम है, हमारे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि हम देखो दूसरी बात, हमारा हम सोचे कि हम चैट जीपीटी से कंटेंट बना के आपको उपलब्ध करा दे तो वो भी हमारे बस में, ठीक, वो काम हमसे हो नहीं पाएगा। चैट जीपीटी से हम सब कुछ कंटेंट बना दे, क्योंकि पेपर आपका चैट जीपीटी नहीं लेगा। तो वो एक जगह है जहां से रात भर में किताब तैयार भी हो सकती, बन सकती, अगले दिन छप तो नहीं सकती, छापेगा नहीं, लेकिन हमारे बस का नहीं है। तो हम इसीलिए अभी हमने 3 यूनिट डाली है। हमने आपको बताया एक्ट आपको एज इट इज पढ़ना पड़ेगा और अपने नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे एक्ट से, क्योंकि उसी भाषा में ही प्रश्न आएंगे। अब मैं उसको सरल करके, मैं सरल भी करूंगा उसको, यदि चैट उसको क्या कहते हैं एक्ट को, तो वो मैं स्वाभाविक है चैट जीपीटी से ही करूंगा। ठीक, भाषा क्योंकि विधिक भाषा है, लेकिन आप कर भी दूंगा तो पेपर तो आपका उसी लैंग्वेज में आना है यार। तो क्यों अनावश्यक रूप से वहां जाके गलती कर रहे हो, उसको एक बार प्रॉपर रीड कर लो। ठीक है, इसके बाद अब बात होती है, तो आप लोगों को इस मंथ तक में लगभग सभी के नोट्स डिस्पैच होने स्टार्ट हो जाएंगे नंबर आप। हाँ, तो हमने क्या कर रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप ई बुक डालते जा रहे हैं। ई बुक हम इसीलिए डाल रहे हैं, फर्स्ट यूनिट के तुम्हारे डले हुए पूरे, थर्ड यूनिट की मैं बात से सॉरी सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, तो लगभग 3 + 2 एक्ट उस पर डल जाएंगे। 3 यूनिट डल गई हैं, 2 एक्ट और आज डल जाएंगे, तो ऐसा करके लगभग आपका 50% सिलेबस हम कवर कर देंगे। आप तब तक उसको वहां से पढ़ते रहिए। अब रह गई बात इसकी कि भाई हमने जो आज बात करी इस विषय में, वो ये करी कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस बनेंगे कैसे। पढ़ना सब कुछ है, आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में फिल्म क्लियर होगी। फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करनी है, सेकंड रीडिंग में आपको कंक्रीट बिल्कुल टू द पॉइंट रहना है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट रीडिंग में आप उसको एक बार ओवरऑल पढ़ लो ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, प्लस आपको ये हो जाए कि हाँ मैंने सिलेबस पूरा कवर किया हुआ है। सेकंड रीडिंग से आप स्टार्ट करो कि यहाँ से क्वेश्चंस आने हैं, तो क्वेश्चंस के पैटर्न आधारित आप पढ़ाई करो। ठीक है, जो फैक्ट्स फैक्ट्स है उनको निकालना शुरू करो, तब जाके थर्ड रीडिंग में आप पेपर देने लायक स्थिति में रहोगे। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो आपको ओवरऑल सिलेबस आपको पता होना चाहिए। हाँ पता है। पीवाईक्यूज 2 बार पेपर ये हो चुका है, तो आप इसके पीवाईक्यूज देख लो, 2 पेपर उठा करके निगेटिव मार्किंग के साथ ही हुए हैं दोनों, बहुत अच्छे पेपर हुए थे, वहां से भी आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा। हालांकि मैं इसके पीवाईक्यू की क्लास आप लोगों की लेने वाला हूँ बहुत जल्द, वो मैं कराऊंगा आपकी। मेजर टॉपिक में आपको फोकस करने चाहिए। मैंने आज जो बात की है पूरी मेजर टॉपिक की बात करी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बनेंगे, ये वो जगह है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी की थ्योरी है, इतना आयोग की हिम्मत नहीं है किसी की, वो थ्योरी में से क्वेश्चन नहीं बनते कभी। ठीक है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे भैया, ऑब्जेक्टिव पेपर है, जाना भी तो ऑब्जेक्टिव देने ही पेपर, और दूसरी बात निगेटिव मार्किंग पेपर है। तो बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के यदि आप ये पेपर देने जाओगे तो सिर्फ नंबर कटवा के आओ। तो कहीं से भी करो, प्रैक्टिस जरूर करो, बिना प्रैक्टिस के पेपर देने का कोई मतलब कितने भी दूर। और दूसरी बात, एक हर छात्र को होता है, एक बार अच्छे से पढ़ लूँ फिर मैं पेपर दूंगा, एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर लूँ फिर मैं पेपर दूँ। ये अच्छा और बहुत अच्छा करते करते लोगों ने 10 साल पीएससी में गुजार दिए कि मैं एक बार नोट्स बना लूँ बढ़िया से, अच्छे नोट्स बना लूँ फिर मैं पेपर दूंगा। 2-3 सिलेबस चेंज हो चुके हैं लोगों के, 2-2 सिलेबस चेंज हो गए उन छात्रों के। तीसरा भी आने वाला सिलेबस भी चेंज होने वाला है एमपीपीएससी का कुछ दिन, वो भी चेंज हो जाएगा। उन लड़कों के अभी पिछले सिलेबस के नोट्स नहीं बने हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं भैया मेरे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिनके 3 सिलेबस में नोट्स नहीं बन पाए उनके 3 महीने में 1 घंटा बनेंगे।
चक्कर में नहीं पड़ो, मैं एक बार अच्छे से पढ़ लूँ, ठीक, एक बार मैं सेटल हो जाऊँ। इंसान जिंदगी भर सेटल नहीं होता यार। ठीक है, ऐसे सिलेबस है, पढ़ते चलो बढ़ते चलो, इस धारा के साथ चलो। पहली यूनिट खत्म की, टेस्ट दो, सेकंड यूनिट खत्म की, टेस्ट दो। पहली यूनिट पढ़ डाली, बनाओ उसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाओ, हाँ ये रिवाइज करने के लिए। सेकंड यूनिट पढ़ी, हाँ बनाओ। कहावतें बहुत सारी हैं, मतलब नहीं है कोई कहने का, तो फालतू की चीन चकल्लत से दूर रहो। एग्जाम निकालना है ना यार, तो चलते रहो। ठीक, फिर आता है करंट अफेयर सबसे लास्ट में। अभी से घंटा मतलब बैठ जाओ लेके करंट अफेयर की पढ़ना। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो बस, अभी करंट अफेयर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अभी बासी हो जाएगा। आज अध्यक्ष बना है, 2 महीने बाद बदल जाएगा, मई में पेपर है। फालतू रट्टा मार के बैठे थे, प्रधानमंत्री बदल जाए तो क्या करोगे। अभी आया यूजीसी एक्ट, इतनी तारीख को सरकार ने लागू किया, किया वो हट गया, रोक लग गई, लागू ही नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से। अब इसीलिए कह रहा हूँ, कोई भी चीज है तो अभी करंट अफेयर पढ़ने का समय नहीं है। करंट अफेयर आप लोग 17 अप्रैल से पढ़ना शुरू करते हैं, अभी पढ़ाई करो। ये चीजें आपको करनी पड़े। डोंट में आता है यार, देखो, डोंट में आता है समाज सेवा से आपको दूर रहना, सभी सामाजिक नेटवर्कों से आपको क्या करना है, दूर रहना, जो हो नहीं पाएगा। तो जित पर यथासंभव प्रयास करना है कि कम हो जाए। ठीक है, समाज सेवा खराब चीज नहीं है, लेकिन सामाजिक जो नेट आप लोगों की सेवा है आजकल, उसको जितना हो सके नियंत्रित करो। देखो ऐसा है कि अभी आप आंदोलन देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, हम लोग उसको देखते हैं भाई, तो इतना गजब का टाइम चल रहा है वो रील का। मैं आज तक रील देखा ही नहीं, सही बताऊं ईमानदारी से। पर वो यार मैं देखा हूँ, मैं बैठा रहा हूँ ट्रेन में, अच्छी खासी एज के लोग बस यूं यूं यूं। हम लोग बच्चों को डांटते हैं कि दिन भर मोबाइल देखता, बड़े बड़े लोग रील देखते बैठे रहते। क्या गजब की चीज है, इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो कितनी देर से उसको देख रहा है। और सबसे बड़ा टारगेट होता बनाने वालों को। हम ये देखते कितना कठिन होता उस कंटेंट को तैयार करना, कि 1 मिनट वो आपको रोक के रखता है। बनाने वाले को भी साधुवाद, देखने वालों को भी साधुवाद, कि 1 घंटा बैठ के सिर्फ उनका कंटेंट देखता है। मिला क्या जेब में डालने के बाद? कुछ नहीं मिला। आपने फॉर्म भरा है, आपने पेपर देना है, और आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहायक कुल सचिव बनना। ये किसको करना है? आपको। तो आपको बनना है तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही लड़ना पड़ेगा, और आपको ही जाकर के एग्जाम देना पड़ेगा। सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी सरकार आपको देगी। इसलिए सभी प्रकार के जो भी अवरोध हैं आपकी परीक्षा के बीच में आ रहे हैं, उनको यूं साइड करके फोकस एग्जाम पे करिए। क्या डोंट और डूज वाला है, छोटे बच्चे नहीं हो, सब पीजी के स्टूडेंट हो, क्योंकि ये पेपर ही वही देगा जो पीजी। तो आप लोगों को अनावश्यक चीजों से, जो भी आपके बीच में अवरोध उत्पन्न करे, वो आपका दुश्मन है मान करके उसको किनारे लगा दे। लड़ाई झगड़ा करना है, इसलिए केवल और केवल पढ़ाई करिए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। आप मेरे से ये पूछेंगे सर मुझे याद नहीं होता, तो कैसे याद होगा भैया, मेरे को नहीं पता। आप जानो आपको कैसे याद होगा, पर बिना याद किए पेपर नहीं निकलेगा। सबका याद करने का तरीका अलग है, कोई दीवार में लिख के याद करता है, कोई दिमाग के लिख के याद करता है, कोई चिट्ठी लेके 4 बार छत में टहलता है तो उसको याद होता है, किसी को बस एक बार पढ़ लेता है तो याद हो जाता है, कोई किसी के चीजों को ट्रिक बना के आती। सबका अपना अपना याद करने का तरीका। मूल उद्देश्य है याद करना, तो आपको खुद से आपकी स्ट्रेटेजी नहीं, सर मैं कितने घंटे पढ़ लूं कि मेरा ये एग्जाम निकल जाए। मेरे हिसाब से 18 घंटे पढ़ना चाहिए। पढ़ लोगे नहीं पढ़ पाओगे। जितने घंटे में आपका प्रतिदिन का बनाया टारगेट खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा मतलब पढ़ के खत्म नहीं हो रहा है, याद भी हो रहा है, उतने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। अब कोई 1 घंटे में कर सकता है, कोई 3 घंटे में, कोई 6 घंटे। मैंने कहा ये 10 यूनिट है, उधर 5 यूनिट है, 15 यूनिट है, आपने बांट लो कितने दिन में खत्म करना। 3 रिवीजन, 3 बार पढ़ाई आपकी हो जानी चाहिए। पहली रीडिंग जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करो। आप डिसाइड करो इतने दिन में मेरे को फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करनी, इतने दिन में सेकंड यूनिट करनी। अब वो उतने दिन को आप बांट लो कि यदि आपने 4 दिन डिसाइड किया फर्स्ट यूनिट के, तो भैया आप बैठ करके सीधे सीधे, यदि आप 2 दिन भी डिसाइड करके रखे हो 2 दिन में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करनी है, 1 दिन में कितना पढ़ना है मेरे को, ये आपका डिसीजन है। अब वो कितने घंटे में होगा आप जानो, यूनिट कंप्लीट होनी चाहिए जो निर्धारित किया है। तो इस प्रकार से आप अपना टाइम टेबल बनाइए। आप सुबह पढ़ना शाम पढ़ना सबकी अलग अलग बात है। कोई दिन भर पढ़ने के हिसाब से इंदौर में बैठा हुआ है तो दिन भर पढ़ सकता है, कोई गांव में खेत में पानी लगाने जा रहा है तो जब पानी लगाने का टाइम ना हो तो पढ़ाई करे। बाकी कोई कहीं जॉब करता है, हाउस वाइफ है, कुछ पेपर दे रही हैं, तो भाई जब उनके बच्चे स्कूल चले जाए, पति ऑफिस चला जाए, तब पढ़े। तो ये टाइम टेबल बनाना आपका काम है। तो टाइम टेबल मैं नहीं बना सकता, आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाइए।
और उसको खत्म करिए। इसके अलावा आप लोगों के जो क्रॉस क्वेश्चंस होंगे कि इसको सर कौन भर सकता है, किसी भी प्रकार का पोस्ट ग्रेजुएट छात्र इस पेपर को फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, बाकी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, भर सकते हैं। पेपर की डेट बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, 17 मई को आपका पेपर है। निगेटिव मार्किंग है सर, क्या करें? कुछ मत करो, मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो, निगेटिव वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। सर कैसे बचा जाए? कोई बचने का तरीका नहीं है। गोली सामने से चल रही है तो छाती फाड़ के खड़े होगे तो गोली लगेगी, साइड हो जाओगे तो गोली नहीं लगेगी। मतलब ये है कहने का, यदि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मत अटेम्प्ट करो, छोड़ दो। इसके लिए कोई अलग से जड़ी बूटी हमारे पास नहीं है कि मैं आपको घोट के पिला दूं तो आपको क्वेश्चन पेपर भी याद हो जाए, आपको सिलेबस याद हो जाए, आपका निगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन गलती से भी लग जाए तो पॉजिटिव हो जाए। ऐसी कोई दिव्य शक्ति या दिव्य अनुभूति मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसा मंत्र है कि जपने से उससे निगेटिव प्रश्न भी आपके सही हो जाएंगे। हनुमान जी स्वयं आपके आके निगेटिव वाले क्वेश्चन सही गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति और होगा जो मेहनत करके नारियल चढ़ा के आया होगा, उसने गलती नहीं की होगी। भगवान आपकी सुनेंगे कि उसकी वाले सुने? दोनों हनुमान जी के सामने खड़े हो, जो भी भगवान है उसके सामने नारियल लेके। यार एक नारियल में बिक जाने वाला हनुमान जी थोड़ी है वो। एक नारियल में मांग रहे हो कि जमाने भर की दौलत दे तू। कह रहा अच्छा आदमी 25 रुपए दे के 25 लाख का प्लॉट मांग रहा है। वो ये कह रहे हैं हमको नारियल नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा कर्म चाहिए। तुम कर्म करके आओ, बोलो प्रभु ये रहा मेरा कर्म आपको समर्पित। तो ईमानदारी से करना पड़ेगा। तो जिसका कर्म ईमानदारी से होता है उसकी सुनवाई हो जाती है, जिसकी नहीं होती नहीं होती। तो लगभग जो क्वेश्चंस कमेंट आपके नीचे आने वाले हैं इस वीडियो के बाद, तो हमने उसका उत्तर आपको अपने निर्धारित उस पर दे दिए। फिर भी रह जाते हैं तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब अगला हम लोग ये करने वाले हैं कि हाँ उसकी जानकारी मैं आपको यहीं पे दे दूंगा। हमारा चल रहा है कोर्स। जिस भी छात्र को ऐसा लगता है कि नहीं सर हमको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। हमने एक वीडियो डाल दिया है, ऐसे बीच बीच में आपके वीडियोस डलते रहेंगे तो आप लोग देख सकते हो। एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, सेकंड यूनिट भी आज 2-3 दिन के अंदर वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड से वहां चल रही है। हमारा टारगेट है कि हम मार्च में होली 15 मार्च तक लगभग हम अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर दें। ठीक, उसके बाद अब हमारा इसमें एक सूचना ये देनी थी इस वीडियो के माध्यम से कि मैं आज तारीख जो हो गई इसके चाबी जहां तक पॉसिबिलिटीज ये है कि 4 से 5 दिन के बाद जिन छात्रों ने हमारा ये कोर्स ज्वाइन किया हुआ है सैटरडे को, शनिवार के दिन इसी सप्ताह के, आप सभी लोगों का पूरा एक लाइव सेशन लूंगा जिसमें आप सबकी जो स्ट्रेटजी है, आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज को मैं रिजॉल्व करूंगा और लाइव सेशन रहेगा। तो जो जो लोग जुड़ना चाहेंगे तो उसका हम एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आप सभी लोगों को वो एक समय निर्धारित कर दिया जाएगा, उस समय में आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर दिए जाएंगे। सिलेबस से लेके पढ़ाई से लेके कोई भी क्वेरीज है सबका किया जाएगा। तो इस सप्ताह के शनिवार को तो आप सभी लोग क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे? सप्ताह का शनिवार किस डेट में आएगा? जो भी डेट होगी, डेट देखे लेते हैं। ठीक है, आपके जो डेट आएगी इस सप्ताह, आज महाशिवरात्रि हो गई 21 तारीख, मैं बात कर रहा हूँ 21 फरवरी की। तो 21 फरवरी को हमारा एक लाइव सेशन होगा जूम पे या गूगल मीट पे। उस गूगल मीट पे आप सभी लोगों को जो है लिंक दे दी जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, उस ग्रुप में जुड़े आना है। वो गूगल मीट लिंक आपको दी जाएगी, गुरुवार शुक्रवार को डाल दी जाएगी। तो आप सभी लोग उसमें क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। जो भी आपकी क्वेरीज है सभी लोगों की क्वेरीज क्या की जाएंगी, रिजॉल्व की जाएंगी। ठीक है बात? और इससे रिलेटेड कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्वेरीज के आधार पर तैयारी होगी, है ना। बहुत सारे समस्याएं हैं, उनको हम निदान करेंगे। इस कोर्स में आपको मिलेगा वीडियो कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड नोट्स, डाउट सेशन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। हमारा ये अकेला इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ही इस समय 3,000 का है। आपको 5,000 में ये कंप्लीट कोर्स मिलता है। इसके बाद आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज लेना है कि पढ़ाई करके जाके शपथ लेना है। ठीक, शपथ नहीं होती इसकी, सीधे ज्वाइनिंग होती है। तो आपको ज्वाइनिंग लेना है। ठीक, इस उद्देश्य के साथ आप जुड़िए। पेपर फर्स्ट सेकंड सब कुछ कंप्लीट है, कोई डाउट मत रखो ये मिलेगा कि वो नहीं मिले। एग्जाम निकालने के लिए जो जरूरत की चीजें वो सब मिल रही है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये हमारे ऐप पे उपलब्ध है। ऐप से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डेड है वो मिल जाएंगे। डाउट सेशन आपके क्या रहेंगे, वो लाइव रहेंगे। स्पेशली मैं एक्ट पे आधारित डाउट सेशन चलाऊंगा। ठीक है, बहुत शानदार प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ उस पर। बात हो रही दूसरी, जिन्हें नोट्स नहीं चाहिए, केवल ई बुक चाहिए, कहीं से ले लिया है कुछ भी कर लिया तो ई बुक ले सकते हैं। 99 में है, डाउनलोडेबल नहीं है, वो रीडेबल है, आप उसको ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। 3 यूनिट डल गई है, 2 एक्ट डल गए। इसके बाद आता है टेस्ट सीरीज, एग्जाम गुरु जी की टेस्ट सीरीज 499 की है। पेपर 2 की यहाँ पे बात हो रही है, सहायक कुल सचिव की।
20 आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, 30 आपके जो टेस्ट होंगे वो किसके होंगे, टोटल टेस्ट होंगे, 10 एफएलटी के, 20 यूनिट वाइज टेस्ट आपके सेकंड पेपर के हैं, 10 एफएलटी आपकी पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड की है, और ये 30 टेस्ट आपके टोटल है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको जो ये नीचे दिए गया नंबर है 8878445543 नहीं उठता है, व्हाट्सअप कर दिया करो। ठीक है, मैडम सुबह 10 से 6 बैठती हैं, 6 बजे के बाद घर परिवार में रहती हैं, तो आप 6 बजे के बाद यदि प्रयास कर रहे हो तो भैया व्हाट्सअप कर दो कि मैडम कॉल बैक, मुझे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करनी है, मैडम आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, 6 बजे के बाद मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं है। सुबह 10 से 6 मैं उनको, जो मेरी सीमित दायरे हैं, मैं उन पे उनको बोल सकता हूँ कि मैडम इसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं। 6 बजे के बाद वाला कानून, नियम कानून चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब करना है, और इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके दे दें, लेकिन 21 फरवरी की तैयारी करके रखें। ये जो पहला हमारा सेशन होगा, ये डाउट सेशन, डिस्कशन, वो सभी के लिए, ओवरऑल सबके लिए उपलब्ध रहेगा 21 फरवरी। 21 फरवरी को तैयार रहें, आपके सारे डाउट, सारी चीजें जो भी इस एग्जाम से रिलेटेड है दूर कर दी जाएंगी। और इस एग्जाम को मानिए मैं 19 से फॉलो कर रहा हूँ, तो जुड़िए। ठीक है, और इस सेशन में जरूर जुड़िए। व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक नीचे दी जाएगी, उसमें आप सभी लोगों को जुड़ के रहना है, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी प्रॉपर दी जाएगी। हमारा सेशन, हाँ, टाइम क्या रहेगा, टाइम इसका शाम का रहेगा, 8 बजे करीब रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उस टाइम पे आएंगे। सैटरडे का दिन रहेगा, 8 बजे का हम इसका सेशन रखेंगे, 7-8 बजे का। ठीक है, यूट्यूब पे होगा, नहीं यूट्यूब पे नहीं होगा, गूगल मीट पे होगा। तो सभी लोग के पास गूगल मीट नॉर्मली है, हम लोग उस पर बैठ के जो भी चर्चाएं हैं, चर्चा परिचर्चा करेंगे, आपके क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, तो फिर हमारी मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।